Assalamu alaikum. My name is Hamid Ayub and welcome to my first podcast on my channel the EMT Group Education and Migration. दोस्तों, जैसा कि आप मेरी वीडियो की सीरीज देखते रहते हैं जिसमें मैं मुख्तलिफ कंट्रीज को के बारे में स्टडी अब्रॉड की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता रहता हूँ। उनके कौन कौन से मेजर इनटेक्स हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, क्या क्या स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको पोस्ट स्टडी वर्क के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। दोस्तों, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का एक और मकसद है। इस पॉडकास्ट की पूरी हम सीरीज चलाएंगे। दोस्तों, हमारा इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का एक मकसद है जिससे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे सवाल करते हैं, हमें ईमेल करते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, हमारे ऑफिस में कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या ऑन शोर किसी भी मुल्क में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, आयरलैंड में जाके हमें जॉब मिलेगी? क्या हम वहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे अपने? क्या हम वहाँ पे जाके सेटल हो पाएंगे? क्या हम कल्चर में मिक्स हो पाएंगे? क्या हमें रेसिज्म फेस तो नहीं करनी पड़ेगी? तो दोस्तों, इन तमाम सवालात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक पॉडकास्ट सीरीज का आगाज किया है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम अपनी सोसाइटी में से डिफरेंट कंट्रीज में से हम रियल हीरोज को उठाएंगे जिन्होंने आज से कई सालों पहले अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट की थी। उनसे पूछेंगे उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, उन्होंने उनकी एजुकेशन हिस्ट्री क्या थी और उन्हों का स्टडी अब्रॉड जाने का डिसीजन क्यों लिया उन्होंने और वो कैसा रहा, और वहां जाकर उन्होंने क्या पढ़ाई कंप्लीट की या नहीं की, क्या उनको जॉब्स मिली या नहीं मिली, क्या वो पार्ट टाइम जॉब करते रहे या नहीं। तो इस पॉडकास्ट के जरिए हम सोसाइटी के रियल लोग जो कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, इवन साल पहले गए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट पे हमारे पहले मेहमान का नाम है समीर अहमद। तो आइए आपको मिलवाते हैं समीर अहमद से और उनसे पूछते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? एंड वेलकम टू माय शो। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में, थैंक यू। और आप मुझे, मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी, आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम समीर अहमद है और मेरा ताल्लुक खुशाब पंजाब पाकिस्तान से है। ये खुशाब कहाँ है पाकिस्तान में? खुशाब बेसिकली इसके सराउंडिंग मैं बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये फ़नी क्वेश्चन बहुत सारे दोस्त इस्लामाबाद में भी करते थे, हालांकि हम 2 घंटे की दूरी पे हैं। इस जो खुशाब है उसकी नॉर्थ में मियाँ वाली है और साउथ में जांग सरगोदा है और ईस्ट में जो जेलम है और नॉर्थ में चकवाल और तलगंग आता है। तो ये इस्लामाबाद से कितना दूर है? ये तकरीबन अपनी गाड़ी पे जैसे हमारा गांव है या खुशाब है 2 घंटे की ड्राइव है। ओके। तो अच्छा, ये बताइए कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी? आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली? मैंने अपनी इब्तदाई जो तालीम है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल था हमारे गांव में, उससे हासिल की मैंने। ठीक है। और उसके बाद मैं हाई स्कूल में मिडल किया और फिर मैट्रिक लाहौर से और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद में, फिर यूनिवर्सिटी नाम हमदर्द यूनिवर्सिटी से मैंने किया इस्लामाबाद से। मैंने अपना बैचलर की डिग्री इस्लामाबाद हमदर्द यूनिवर्सिटी से की और उसके 2 साल बाद। तो बैचलर में आपने क्या स्टडी किया? बैचलर में मैंने की बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पाकिस्तान में BEE कहते हैं इसे, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। उसके बाद फिर आपने स्टडी अब्रॉड जाने का फैसला किया या पाकिस्तान में जॉब करने का फैसला किया? अगर आपने स्टडी अब्रॉड जाके जर्नी स्टार्ट करने का फैसला किया तो व्हाट मेड यू टू डू दैट? कुछ अर्सा मैंने वहाँ पे जॉब की, थोड़ा सा एक छोटी सी कंपनी थी वहाँ पे। और मेन तो जो मेरा ऑस्ट्रेलिया आने का था, जब हम तीसरे साल में थे तो हमारे दोस्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीजे हैं तो हम चलते हैं। तो कोई 10 एक लोग हम एग्री हुए पूरे क्लास। अभी आप पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे। ओके। पूरी क्लास थी पहले दिन, फिर करते करते 10 से 12 लोग रह गए। वो एंड एक स्कैम पे हुआ क्योंकि जो एजेंट था वो रियल नहीं था। तो यानी कि अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ कि आपके 10 से 12 दोस्त वर्क वीजे के लिए जाना चाहते थे? जी। ओके। तो हमें ये था कि प्रोसेस जैसे हमें बताया गया था कि साल लगता है। तो आप लोगों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी या साथ साथ चलने दी? हमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, डिग्री की। अच्छा, ये मुकम्मल करने के बाद आप वर्क वीजे के लिए? नहीं, ये छठा सेमेस्टर था जब हमारे दोस्त ने हमें ऑफर दिया कि मेरा
एक इस तरह की ऑप्शन है, तो हम सब वर्क वीज़े पे चलते हैं। वहाँ पे $1500 वीक की तनख्वाह होगी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अब यहाँ आके पता लगा कि $1500 टू हाई है। तो जो स्कैमर होता है बेसिकली आपको एक लालच देता है, अच्छी चीज़ दिखाता है। तो हमें ये था कि चलो चलते हैं, ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे जॉब मार्केट ऑफ। तो आपने ये किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस एजेंट से रब्ता किया या आपके किसी दोस्त ने रेफर किया और आपने उस पर एतबार किया और आपने जाके? ये बेसिकली दोस्त दर दोस्त था, तो हुआ ऐसे ही कि पर्सनली लिंक उन्होंने अप्रोच किया। एक मैं ही नहीं था, बाद में पता लगा कोई 100 से ज़्यादा लोग थे जिनको स्कैम हुआ। तो एट द एंड आपके साथ स्कैम हो गया, आपको किसी किस्म का वर्क वीज़ा नहीं मिला, तो उस टाइम आप डिसहार्ट तो हुए होंगे? मैं डिसहार्ट था। हम यूनिवर्सिटी की ट्रिप पे वादी नीलम गए कश्मीर में। वहाँ पे फेसबुक पे एक मैंने तस्वीर लगाई, क्योंकि सामने इंडिया का बॉर्डर था। तो मैंने ऐसे उंगली की, तो वन ऑफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने जब मैंने तस्वीरें अपलोड की तो उसने ऐसे शुगल में कमेंट किया कि लगता है सामने ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि अब ये उसको पता था कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। क्योंकि मेरे वाले तो ये बात आपके दिल पे जा लगी और आपने कहा नहीं अब तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा ही जाऊंगा? ये बेसिकली मेरे वाले साहब और भाई बड़े और मुझे पता था कि हम क्या कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे घर में ये सीक्रेट ही था कि जब तक हो नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर मुझे वहीं से भाई ने कहा कि अब तो लोग बातें भी बनाने लगे हैं और तेरे अपने दोस्त बना रहे हैं, तो तू कुछ सोच इस बारे। तो मैंने फिर तैयारी कर दी ऑस्ट्रेलिया की। और एक तो तैयारी के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए? तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने आइल्स दिया, और फिर जो तो पाकिस्तान में जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमें बगैर आइल्स के भेज दो, हमने आइल्स नहीं करना, या हम करना ही नहीं चाहते, हमसे होगा ही नहीं। तो आपने ये एक दफा नहीं सोचा? ख्यालात आते हैं। तो दूसरा ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ उस वक्त दे रही थी। आज यूनिवर्सिटियाँ स्ट्रिक्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आगे फिर पढ़ते नहीं हैं, और तो यूनिवर्सिटियों ने अब स्ट्रिक्टनेस कर दी। उस वक्त होता था ऐसा, कुछ लोग आए थे, लेकिन हमने दोनों काम किए, अपना प्रोवाइड भी किया, स्कोर भी। तो आपने इसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की? मैं जब पाकिस्तान था स्ट्रेस में था कि मैं जाना चाहता हूँ, अब ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहता हूँ डेफिनेटली। अब अगर ये बना है तो मेरे लिए, क्योंकि भाई थे यूके में तो हालात कोई अच्छे नहीं थे। दोस्त मेरे कुछ यूरोप गए थे तो उससे भी कोई मुतमईन नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया ही आना एम हो गया मेरा। तो इसका सॉरी मैं आपका सवाल भूल गया हूँ। मैंने आपका कहा कि आपने फिर कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की? आपने कोर्स को प्रेफरेंस दिया या आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे भेज दो, या आपने अपना एक कोर्स स्पेसिफिकली चूज किया अपनी रेलेवेंट फील्ड से कि मैं ये पढ़ने जाना चाहता हूँ? आपका एम क्या था स्टडी अब्रॉड के पीछे? सेटलमेंट, या सिर्फ कि आप अच्छी जॉब भी हासिल करना चाहते थे, अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते थे? मेरा एम पहले तो था कि मैं मास्टर करूँ इंजीनियरिंग में, अपना इलेक्ट्रिकल डिग्री कोई परस्यू करूँ आगे। तो मैं मुख्तलिफ एजेंट्स के पास गया, तो एक जो है उनमें से मुझे लगा अच्छा है। मैंने इधर उधर पता किया, अपनी तहकीक की, क्योंकि पहले स्कैम हो गया था तो दोबारा ज़रा बात भी थी ज़्यादा पैसों की। पहले तो हमने थोड़े लिए थे। तो उन्होंने ही फिर मुझे कहा कि ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एजेंट्स को बेहतर पता होता है, वो रोज़ाना यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको क्राइटेरिया का पता होता है इस यूनिवर्सिटी का क्या है, इसका क्या है, इसकी वीज़ा रेशो कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी डिग्री की वर्थ क्या है, वगैरह वगैरह। रैंकिंग भी मुझे पता नहीं था। क्लाइंट जो मैंने अपने थे कंसल्टेंट, उन्हीं पे ही बिलीव किया, और उन्होंने मेरा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया यहाँ पे। और मैंने बाद और ये आपने अपना ये जो स्टडी अब्रॉड की जर्नी थी, ये किस ईयर में स्टार्ट किया आपने? कब पहली दफा आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए? ऑस्ट्रेलिया में गालबन मैं जनवरी या फरवरी 2015 में आया हूँ। 19 तारीख थी। ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ये 9वां साल है, जनवरी में 10वां शुरू हो जाएगा। तो आने के बाद जब आपने लैंड किया और आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपने पाकिस्तान आने से पहले की, और कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने आकर फेस किए? चैलेंज सबसे पहले यहाँ पे आता है कि आप एयरपोर्ट उतरते हैं, ना आपकी कोई बात समझता है, ना आपने प्रैक्टिस की होती है, ना थोड़ा बहुत स्टडी किया था जितना अवेलेबल था। सबसे पहला मुश्किल होता है कि यहाँ पे फर्स्ट अकोमोडेशन और फर्स्ट जॉब। तो उसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। जो पहली जॉब थी वो मेरी ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लैंड होने के बाद हुई। मैं बाकी दोस्तों से ज़्यादा लकी इसलिए था कि मेरे पास जो
इस्लामाबाद का ओरिजिनल लाइसेंस था, जो कि मैंने 2009 में अपनी स्टडी के दौरान ही बनवा लिया था। उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। मैंने यहाँ पे आके गाड़ी खरीदी और फिर जॉब सर्चिंग के लिए। तो आप जब, सॉरी टू कट यू, लेकिन जब आपने गाड़ी खरीदी तो आपको कोई एक्सपीरियंस था गाड़ी बाय करने का ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में, या फिर आप बस रैंडम गए और आपने बाय कर ली, या कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा आपने, या अब आप कोई नया बच्चा आता है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये ख्याल था कि मेरे पास एक सवारी हो। ओके और मैंने अपनी बजट था उसको रखा। ओके तो गाड़ियों का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं तो हमारे पास मशीनरी का एक्सपीरियंस तो था, घर में गाड़ी थी तो उसका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। बाकी यहाँ पे जो सीनियर दोस्त थे, जब मैं लकी रहा हूँ कि मुझे दोस्त अच्छे मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने मदद की, तो एक मुझे फिर गाड़ी मिल गई। कितने में आपने अपनी पहली गाड़ी ली थी? वो तकरीबन अनरजिस्टर्ड थी, जो कि मेरे ख्याल में नहीं लेनी चाहिए, रजिस्टर्ड कार लेनी चाहिए, लेकिन मेरा बजट थोड़ा था उस वक्त, मुझे वो $850 में मिली और रजिस्टर्ड करके वो कोई 1200 या 1300 इतने में पड़ गई मुझे। तो ये आपका क्या मतलब है इसका, ये जो नए बच्चे आ रहे हैं इनको कैसे पता लगेगा कि रजिस्टर्ड कार क्या होती है, अनरजिस्टर्ड कार क्या होती है, मतलब ये क्या चीज़ है? मैं क्वींसलैंड का बताता हूँ, क्योंकि शुरू में मैं यहीं पे रहा हूँ। यहाँ पे रेजो चेक ऐप है, ग्रे कलर की या ऑरेंज कलर की जो भी है, क्वींसलैंड रेजो चेक, उस पर आप नंबर डालें। बाज़ दफ़ा नंबर प्लेटें अटैच होती हैं गाड़ी के साथ, लेकिन गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती, तो आप नंबर प्लेट डालें तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाएगी कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर हो रही है, विन नंबर आ जाएगा, गाड़ी का मॉडल आ जाएगा, तो वेरिफिकेशन टाइप भी हो जाती है कि ये गाड़ी यहाँ पे एलिजिबल है चलने के लिए। ओके, जब भी आपने अपनी पहली गाड़ी लेनी है तो आपको रेडियो चेक पे जाके रजिस्ट्रेशन चेक करनी चाहिए कि इस गाड़ी का क्या विन नंबर है, इसकी कितनी रजिस्ट्रेशन रह गई है। इसके अलावा अगर किसी को साथ नंबर प्लेट नहीं लगी तो उसको बाय करने का क्या तरीका होगा? वो फिर ये है कि ऑनर आपको रोड वर्दी सर्टिफिकेट देगा, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि क्वींसलैंड में अगर आपका इंजन लीक है तो वो ऑफिशियली गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन बाद आपको लोग, यहाँ पे भी धोखा होता है, सिर्फ धोखा पाकिस्तान में नहीं होता, यहाँ पे भी लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए चीज़ें ऐसी करते हैं, आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब रोड वर्दी सर्टिफिकेट कोई डिपार्टमेंट इशू करता है, तो अगर वो इशू करता है तो क्या उस पर पूरा एतबार करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स को रोड वर्दी सर्टिफिकेट देखकर फौरन गाड़ी बाय कर लेनी चाहिए, या और भी कोई रीजंस है जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं और जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। अगर गाड़ी रजिस्टर्ड है तो उसको 5-6 किलोमीटर चलाएं। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो किसी दोस्त को ले जाएं वो चलाए, ताकि कोई मैकेनिकल साउंड ना हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा गाड़ी $1000 की होती है लेकिन उसकी मेंटेनेंस $5000 में जाके पड़ती है। ओके, तो वो स्टूडेंट के लिए एक रिस्क होता है। यानी कि स्टूडेंट्स के पास जो लिमिटेड बजट है वो उसके साथ रिस्क ना ले और इन चीज़ों का ख्याल रखें। जी। अच्छा, तो जब आपने अपनी पहली गाड़ी ली तो वो बिल्कुल सही चलती रही आपके, उसने कितना टाइम आपके लिए काम किया, या फिर आपको खुद ही कुछ अर्से बाद लगा कि नहीं मैं सेटल हो रहा हूँ, मुझे न्यू गाड़ी लेनी चाहिए? नहीं, वो मेरे से एक मिस्टेक हो गई। करोला 98 थी गाड़ी मेरे पास, और मैं फॉरेस्ट लेक से जॉब करके वापस आ रहा था, तो ऐसे जंप लगा गाड़ी को, तो मेरा एक ऑयल सेंसर ऑन हो गया। तो क्योंकि हम पाकिस्तान के आती हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ इंजन कमज़ोर होते हैं तो ऑयल खाती हैं, तो उसी नज़रिए के तहत मैंने एक 4 लीटर का एडवांस में ही रखा हुआ था, नया मुबला ऑयल का डब्बा। ओके, एहतियातन, मतलब आपको नहीं पता था कि गाड़ी काम करती है या नहीं करती, एहतियातन रखा हुआ था? एहतियातन रखा हुआ था। गाड़ी चल रही थी, मैंने साइड पे खड़ी करके बंद करके गेज निकाली, तो आपको पता है कि पूरा ऑयल जो इंजन में होता है तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा है, तो मैंने 4 लीटर का डब्बा उठाया और उसमें डाल दिया। ऑलरेडी 4 लीटर पहले था उसमें। ओके, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मेरा कोई घर की जर्नी थी कोई 8 से 10 मिनट की। ओके, घर आते तक पीछे फिर वो धुआं और उसका इंजन ब्लास्ट हो गया। ओके, इंजन ब्लास्ट हो गया और आप सेफ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेफ आपको रहा। कोई उसके इंजरी बाद वगैरह नहीं आई? एक नई गाड़ी ली। तो अब जो स्टूडेंट किसी के साथ ये मिसहैप हो जाता है, ये परेशानी हो जाती है, जो मिस्टेक आपसे हुई, और ये हमारी ऑडियंस भी इस बात का ख्याल रखे कि ऑस्ट्रेलिया में जब आते हैं आप अपनी पहली गाड़ी बाय करते हैं तो डेफिनेटली वो सेकेंड हैंड गाड़ी होती है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वरना लोग इसीलिए बेचते हैं ना चीज़ें। तो आपको फौरन से अपने आप से कोई भी ऑयल नहीं चेंज कर देना, या आपने उसका वाटर फिल्टर खोल के नहीं देखना, या रेडिएटर को नहीं खोल देना। इवन पाकिस्तान में भी आप ये चीज़ें नहीं करते हो, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते हो, आप पे स्टडी प्रेशर होता है, आप पे सेटलमेंट की इश्यूज होते हैं, तो आप परेशान होते हैं।
आपके पास कोई दोस्त नहीं होता जिसको आप कॉल कर सकें, जिसको बुला सकें। सीनियर्स होते हैं, लेकिन सीनियर्स की भी अपनी जॉब्स होती हैं, वो आपको जिस हद तक कोशिश होती है वो आपको मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी शख्स आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, इनसे मजीद जानते हैं कि अब इनकी गाड़ी अगर खराब हो गई थी तो फिर इन्होंने क्या किया। वो तो ब्लास्ट कर गई और इंजन सीज हो गया, तो उस वक्त फिर इन्होंने क्या किया जी, तो बताएं उस वक्त फिर आपने क्या किया। वो कोई गलबन पहला साल ही था, तो मैं पैसे कमा रहा था, मेरे पास था बजट, तो मैंने एक और अगेन रिस्क लिया जो मेरे ख्याल में मैं नए बंदों को रिकमेंड नहीं करता। मजबूरी थी मेरी, मैं ऑक्शन चला गया और वहाँ से मैंने एक गाड़ी दोबारा बोली दे के ली। तो पहले मैंने पुराने लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ होंगी, तो आपने 5-6 कर लेनी है, आप सिर्फ उन्हीं पे बिड देनी है। तो मैंने फिर इलांट्रा, हुंडई इलांट्रा गलबन, वो मैंने ली 2007 मॉडल, और वो ठीक चलती रही क्योंकि मैंने सीख लिया था मिस्टेक से, और आपका जो है स्मूथ जर्नी स्टार्ट हो गई। और बंदे के पास ओवरसीज में अगर सवारी हो तो मेरा ख्याल उसको 50% कम स्ट्रेस होती है, अपनी स्टडीज को आराम से मैनेज कर सकता है। खासकर ऑस्ट्रेलिया में मैं थोड़ा कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान से। जैसे पाकिस्तान में आम बंदे के पास मोटरसाइकिल होता है और वो रोज़ाना सब्जी लेने है, बाजार भी उसी पे, हर काम उसने घर से निकलना तो मोटरसाइकिल पे करना है। जैसे उससे वो छीन जाए या हो जाए तो उसकी जो हालत होती है ना, वही सेम आपकी ऑस्ट्रेलिया में बगैर सवारी के, चाहे मोटरसाइकिल है या गाड़ी है। तो कार रिकमेंडेड है क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म आते हैं, वेदर वगैरह, तो कार ही बेहतर रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो मेरा क्वेश्चन वही फंसा हुआ है जी। सॉरी टू से। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई तो आपने उसको रोड पे छोड़ दिया और चले गए और आपने नई गाड़ी बाय कर ली, या उसके बाद भी कोई ऑप्शंस होती हैं आपको फॉलो करनी पड़ती हैं? नहीं, वो रूल होता है, एक तो आप गाड़ी खराब हुई डबल इंडिकेटर लगाएं, सेफ साइड पे प्लेस करें, उसका बोनट उठा दें और आप गाड़ी से बाहर निकल के खड़े हों, ये क्वींसलैंड का लॉ है। और आप टो कितना दूर जाना पड़ता है आपको गाड़ी से? जितना आप अपने आप को सेफ समझें कि मतलब आप मेन रोड पे अगर गाड़ी है तो आप गाड़ी में ना बैठे हो, आप साइड पे जाके सेफ डिस्टेंस पे खड़े होंगे। अगर कोई बंदा हिट करता है गाड़ी को, मिस्टेक ही होगी वो, लेकिन आप सेफ रहें यहाँ पे। ये ठीक है। तो फिर आपने वहां गाड़ी पार्क की और फिर आप साइड पे जाके खड़े हो गए, तो खड़े होके क्या किया फिर आपने? वो गाड़ी कोई टो वाले आते हैं जो पिक करते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं, या आप डिस्पोज करते हो या आप उसको बेच सकते हो? मुझे ये था कि मेरी गाड़ी में ऑयल नहीं था, मैंने डाल दिया, मैंने स्टार्ट की और चल पड़ा, तो वो विद इन 5 मिनट इंजन करता रहा कि ऑयल कहाँ एडजस्ट होना था। वो घर जाते तक उसका हेड वगैरह फट गया और वो ऑयल मिक्स होना शुरू हो गया। लेकिन मैं इतनी देर में घर पहुंच गया और बाद में मैंने वो कबाड़ वाले को 100 या $150 में बेची। अच्छा, तो मतलब जो आपने 1000 की गाड़ी ली थी वो आपने 100-150 में कबाड़ वाले को दी। जी। और इस कबाड़ वाले को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? इसको रैकर कहते हैं यहाँ पे, इंग्लिश में रैकर कहते हैं। और इनके बहुत सारे वेबसाइट्स पे होते हैं, आप फोन नंबर करके, तो वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं गाड़ी का इंजन ठीक है। इंजन ठीक होगा, जैसे मुझसे 100 दिया है तो आपको 200-250 दे देंगे, इतना ही फर्क होता है। तो वही इंजन फिर वो निकाल के बेचते हैं। ठीक है। तो ये आपके साथ एक मिसहैपनिंग हुई थी स्टार्ट पे। तो आपने जब अपनी स्टडी स्टार्ट की थी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, तो आपको कोई चैलेंजेस फेस आए थे पढ़ाई करते हुए, या फिर आप सब कुछ स्मूथ किया था? क्या ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई जो है पाकिस्तान से मुश्किल है या आसान है, या किस टाइप के आपको क्या चैलेंजेस फेस आए थे? बेसिकली अगर कंपेयर किए जाए तो पाकिस्तान की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है, वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 50% आपके असाइनमेंट्स और 50% आपके एग्जाम होते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का। 70-30 भी है, 50-50 भी है, वो हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अपना सेटअप है। शुरू में मुश्किलात हुई, खासकर हेयरिंग का कुछ समझ नहीं आता था। ऑस्ट्रेलियन का है कि वो पाकिस्तान में हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग और यहाँ पे ये कहते हैं मॉर्निंग, तो शुरू में आपको मसाइल होते हैं इस तरह। ये नहीं कि ये अपने स्लैंग्स यूज करते हैं और शॉर्ट बोलते हैं, ये मसाइल थे। फिर राइटिंग का यहाँ पे चूँकि प्लेजरिज्म का और वो इशू होता है, तो मुश्किलात होती थी। जहाँ पे एक अच्छे स्कूल का, अच्छे यूनिवर्सिटी का बंदा कोई काम घंटे में करता था, मुझे 4-5 लगाने पड़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हीं के साथ बैठ के डिग्री अपनी कंप्लीट की। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा फोकस था जॉब पे, तो मेरी उससे स्टडी इफेक्ट हो रही थी। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम होते हैं या डिग्री नहीं होती तो फील्ड में आगे जॉब लेने में इशू होते हैं। तो
जब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो आपको कोई पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला, तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आपको जॉब करने का मौका मिला या अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को जो आके स्टडी कंप्लीट करते हैं और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से रब्ता करते हैं, सर हमें जॉब नहीं मिल रही, सर हमें प्रोफेशनल जॉब ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी, हमें ब्लू कॉलर जॉब्स ही करनी पड़ेंगी, हमें और जॉब्स ही करनी पड़ेंगी। तो क्या आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आपको 485 जो कि गालबन आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो उस पर आपको कोई जॉब लेने में कोई इशू हुआ था? जॉब लेने पे बेसिकली हमारा पाकिस्तान का जो ट्रेंड है वो हम डिग्री ओरिएंटेड होते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है तो वो हमसे V इज इक्वल टू आई आर और पावर का फार्मूला क्या है और बाकी क्या है। यहाँ पे ये इंटर्नशिप की हुई है तो उसके बारे में पूछते हैं, आपने प्रैक्टिकल किया हुआ तो उसके बारे में पूछते हैं। CV यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे सीनियर हैं दोस्त, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर हैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और CV सिलेक्शन में मुझे उन्होंने हेल्प आउट किया और मैंने 1 साल जॉब की कोविड से पहले और बाद में फिर कोविड आ गया और अगेन आज फिर मैं फील्ड की एक अच्छी लेवल की कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें जॉब कर रहा हूँ। तो आपका क्या डेजिग्नेशन है? मैं एज ए डिज़ाइन इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल लाइंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहा हूँ। आप ट्रांसमिशन लाइंस में एज इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैं? मेनली हम डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइनिंग में करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में 33 kV और 11 भी आ जाता है जो ग्रिड के बाद स्मॉल मतलब होती है, और 420 वोल्टेज जो हमारे घरों को आती है। इन लाइन का ओवरहेड डिज़ाइन या अंडरग्राउंड डिज़ाइन, यहाँ पे दोनों डिज़ाइन फेमस हैं। तो जो कंट्री साइड है वहाँ पे ज़्यादा ओवरहेड होता है, सिटी में अंडरग्राउंड होता है। जैसे कि इस्लामाबाद में हमारा पोल नहीं लगे होते, ऐसे सारा कुछ टनल में होता है। तो दोस्तों ये देखो, ये सोसाइटी के ये लोग हैं रियल हीरोज जिन्होंने आज से कई साल पहले अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट की। स्टार्ट में धोखे भी खाए, यहाँ आकर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस भी फेस किए, नुकसान भी किए, बाद में फायदे भी हुए, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, स्ट्रेस में भी गए लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो दोस्तों आप ये बहुत जरूरी है अपनी वर्क लाइफ में और अपनी स्टडी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके स्टूडेंट वीजे के साथ बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। आपको अपनी एनरोलमेंट मेंटेन करनी पड़ती है, आपको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, आपको अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को अप टू डेट एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। आप अगर अपनी क्लासेस नहीं लेते या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को अपने बारे में अप टू डेट नहीं रखते या आप यूनिवर्सिटी के साथ इन टच नहीं रहते, तो आपके स्टूडेंट वीजे में मसाइल आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे इन्होंने कई साल पहले अपना स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट की, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मजीद इनसे सवाल पूछेंगे, इन्होंने मजीद लाइफ में क्या अचीव किया। एक ऐसा बच्चा जो उसको स्टार्ट में ही 6th सेमेस्टर में धोखा हो जाए वर्क वीजे के नाम पर, और फिर ये इनकी बहुत बड़ी कोशिश और मोटिवेशन है, जो कि इनके एक दोस्त ने इनको एक तंज मारा और कहा, बेशक मजाक में कहा, कि लगता है सामने ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों आप किसी भी बात से मोटिवेशन पकड़ सकते हैं और आप अपना स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आपको अच्छा इंग्लिश स्कोर चाहिए, आपको अच्छे एकेडमिक्स चाहिए। दोस्तों अगर आप आज तक अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं कर रहे थे तो आज से ही स्टार्ट कर दें। अगर आप ईयर 12 में हैं तो ईयर 12 के एग्जाम्स के लिए आप अपनी अनथक मेहनत करें ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके, आपका इंग्लिश स्कोर अच्छा आ सके और आप बाहर जा सकें और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो दोस्तों इनसे मजीद पूछते हैं कि जब ये स्टूडेंट वीजे पे आए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, तो क्या इन्होंने अपनी फैमिली को भी अपने वीजे पे बुलाया, या ये पहले भी बुला सकते थे या नहीं बुला सकते थे, और अगर बुलाया और आज इनकी जिंदगी कैसी है, और फैमिली के साथ इधर स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जॉब करने के बाद, सेटलमेंट करने के बाद इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस आए, और क्या ये रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने साथ अपने स्पाउस को लेके आना चाहिए या फिर वर्क वीजे पे बुलाना चाहिए या फिर बुलाना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्सपेंस मीट नहीं होते। तो सब कुछ इनसे पूछते हैं इनकी जुबानी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ ग्राउंड्स पे फेस किया। तो ये बताएं कि आपने अपनी वाइफ को कब बुलाया? मैं आपके नाजरीन को बता दूं, मैं कॉलेज में था 2nd ईयर में, तो मेरी शादी कर दी घर वालों ने। अच्छा, पाकिस्तान से ही शादीशुदा? पाकिस्तान से शादीशुदा था। और मैं यहाँ पे जब स्टडी में आया तो डेफिनेटली मुझे कंसल्टेंट ने कहा कि फैमिली का वीज़ा नहीं लगता। मैंने फॉलो किया,
बाद में जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि अगर मैं फैमिली लाता हूँ तो क्योंकि आपको यहाँ दिन रात का पता नहीं होता, कभी आपकी दिन में जॉब है कभी रात में जॉब है, और मैं रूम लेके रह रहा था $150 में, मुझे घर लेना पड़ना था $500 वीकली, मैं बात कर रहा हूँ रेंट की। एवरेज आपकी इनकम 400 से 1000 होती है, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये कैसा काम है, ये कितने घंटे कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेन होता है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप थोड़ा सा घर से दूरी की एक्सपीरियंस हो, चीज़ एक मोटिवेशन लेके आएंगे। आप एक जंग पे जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, कि आप ये बॉर्डर ही समझें इसको। आपने इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को करना है, और जैसे घर में तो पाकिस्तान में तो आपकी वालदा आपको सब कुछ टेबल पे दे देती हैं। बहुत सारे लोगों को उन काम करने का या खाना बनाने का सलीका ही नहीं होता, स्पेशली फॉर मेल्स इन आवर सोसाइटी। हमें माएँ बहनें नहीं करने देती। जी। तो आपने पाकिस्तान से सीखा था या फिर बाकी सब बच्चों की तरह स्काइप पे अपनी अम्मा से सीखा था? नहीं, हम तीनों भाई इस्लामाबाद में रहते थे और हमारी अम्मी गांव में थी, आज भी उधर ही हैं वालिदैन हमारे। माशाल्लाह। तो हमने एक फ्लैट लिया हुआ था, वहाँ पे हमने कुकिंग स्टार्ट की, बाद में फिर हम एक्सपर्ट हो गए। तो यहाँ पे मुझे कोई खाने पीने के हिसाब से चैलेंज नहीं था, मैं डे वन से अच्छा कुक था। और मेरे लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अंडा तोड़ना नहीं आता होता, और वो अंडा तोड़ के शेल्फ पे फेंकते हैं और आलू फिर अपने आप को जला लेते हैं। तो थोड़ा सा घर में चलो उनकी हेल्प कर लें और सीख लगता है लें। आपने ऐसा कोई केस देखा है? मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे आए हैं, नाम लेना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है, आजकल वो भी प्रोफेशनल कुक बन तो गए। दोस्तों, इस बात से पता लगा कि आप पाकिस्तान से आते हुए या दुनिया के किसी भी कंट्री से, आप किसी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, आप कम से कम अंडा बनाना जरूर सीखें। तो आगे चलते हैं। जी। आगे आपका सवाल क्या था? मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने फिर अपनी वाइफ के बारे में क्या किया, आपने उनको कब बुलाया, आपने अपने एक्सपेंस आपने किस तरह मैनेज किया, कि आपने क्यों डिसीजन लिया कि आपने अब आपको अपनी वाइफ को बुलाना? जो डे वन पे था वो पहला एम तो था कि मैं डिग्री करूंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं डिग्री के साथ वापस जाऊंगा। ठीक है। और दूसरा मेरा एम था यहाँ पे सेटलमेंट, तो मैं जहन में ये सेटलमेंट बना के ही सारा फोकस कर रहा था। पाकिस्तान हर साल चला जाता था, क्योंकि एक बंदे को जाना आसान है, 2 बंदे हों या आपकी फैमिली बड़ी है तो टिकटें, और यहाँ के घर के किराए तो बहुत एक्सपेंसिव होता है आपको एक ट्रिप करना। तो मैंने अपना पहले परमानेंट वीज़ा लिया, यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सरशिप होती है 491, आप बेहतर बता सकेंगे अपने नाजरीन को। और उसमें मैंने दोस्तों, ये 491 स्किल्ड इमिग्रेशन होती है। ये आपको पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, ये आप ऑस्ट्रेलिया में आकर स्टडी कंप्लीट करने के लिए बाद भी ले सकते हैं। इसको जनरल स्किल्ड माइग्रेशन बोलते हैं। और इसमें आपको अपने पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, जिसमें आपको एज के पॉइंट भी मिलते हैं, जिसमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट भी मिलते हैं, आपकी एक्सपीरियंस के भी पॉइंट मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस के पॉइंट डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, पाकिस्तान में या ऑफशोर से आपको पॉइंट्स लेने तो वो डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपके इंग्लिश के स्कोर भी होते हैं। अगर आप 7 लेते हो तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, अगर आप 8 ईच लेते हो तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह बहुत सारे ट्रांसलेशंस के टेस्ट होते हैं, जैसे आप नाटी होता है, आप उर्दू टू इंग्लिश और पंजाबी टू इंग्लिश, इस तरह के सर्टिफिकेशंस लेते हैं, उसके आपको एक्स्ट्रा इमिग्रेशन में पॉइंट मिलते हैं। बहुत सारी फील्ड्स में आपको प्रोफेशनली भी करना पड़ता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये स्किल्ड माइग्रेशन के लिए आपको इनविटेशन आता है और आप यहाँ के पीआर होल्डर हो जाते हो। तो इन्होंने बिल्कुल इसी तरह यहाँ आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपना इंग्लिश स्कोर कंप्लीट किया, अपनी एजुकेशन के पॉइंट लिए, अपनी डिग्री असेसमेंट करवाई, अपने नाटी के टेस्ट दिए, और फिर ये जनरल स्किल माइग्रेशन का इनको इन्विटेशन आया और इन्होंने फिर अपनी वाइफ को उस वीज़े के ऊपर अपने साथ शामिल किया। दोस्तों, इस बात में ये ख्याल रहे कि ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ पाकिस्तान में ही थी और ये ऑस्ट्रेलिया में थे। जब इन्होंने ये वीज़ा अप्लाई किया ऑन शोर में, तो सिंपल अपनी वाइफ को उस एप्लीकेशन में शामिल कर लिया। तो आगे बताइए। जब मैंने अपनी वाइफ को ऐड किया इस वीज़ा में, क्योंकि मैं प्राइमरी एप्लीकेंट था, तो साफ ज़ाहिर है जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस है वो प्राइमरी एप्लीकेंट के साथ चलता है। तो मेरे हिसाब से उनका वीज़ा आ गया और फिर मैं उनको। अच्छा, आप यहाँ पे थे, आपकी वाइफ पाकिस्तान में थी, उनको वहाँ वीज़ा मिल गया, आपको यहाँ वीज़ा मिल यहाँ गया। मिल गया। ओके। 5 साल का मैं वीज़ा ग्रांट हुआ, तो यहाँ पे कोविड चल रहा था। मैंने एग्जामेशन डाली और अपनी हिस्ट्री दी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो चीज़ें फॉलो करता है, वो आपकी जो आप कह रहे हैं और जो आप दे रहे हैं, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। जैसे मैंने उनको मेंशन किया कि मैं
बिफोर कोविड हर 9-10 महीना में या विद इन 1 ईयर चक्कर लगाता था, मंथ से 2 मंथ के लिए। तो मैं इस बार नहीं जा पा रहा और मेरी सेटलमेंट का प्लान है, मुझे वीज़ा मिल गया तो मेरी वाइफ को परमिशन दिया जाए। तो लिमिटेड फ़्लाइट्स थी 2020 में, तो मुझे अलाउ कर दिया गया और मेरी वाइफ ने वहाँ मुझे ज्वाइन कर लिया 2020 में और अभी तक इधर ही हैं और इंशाल्लाह। और आपकी वाइफ खुश हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आपकी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट हो गई है ऑस्ट्रेलिया में, और आप मेरी जो वाइफ हैं वो वैसे ही बड़ी आजिज़ हैं, तो अल्लाह की बंदी हैं, वो हर हाल में खुश रहती हैं। अल्लाह पाक उन्होंने को खुश रखे। इस पूरी जर्नी में जैसे होता है कि कहीं पे मुझे टफ टाइम नहीं दिया और मेरे साथ ही खड़ी रही हैं। जहाँ पे मुझे लगा है कि उनको लगा है कि कहीं पे भी ज़रूरत है उनको, लेकिन उन्होंने ही इस चीज़ को शो कराया कि ताकि मैं गोल ओरिएंटेड रहूँ। तो थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उन्होंने भी सोचा, तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली हम तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपका अगर स्पाउस आपके साथ कोऑपरेटिव हो और अंडरस्टैंडिंग हो और मुश्किल हालात में भी आपके साथ खड़ा रहे, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आप अपने गोल्स को अचीव करने में मुश्किलात नहीं आती हैं आपको, बल्कि आप और मोर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें देखें, ये रियल हीरोज जैसे पाकिस्तान से आए, यहाँ सेटल हुए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपनी वाइफ को यहाँ बुलाया, हैप्पीली मैरिड कपल हैं और यहाँ पे एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं। अपनी एक पूरी ज़िंदगी का 8-10 साल बाद ये अपनी ज़िंदगी सेटल कर चुके हैं। दोस्तों चैलेंजेस अब भी होंगे इनकी ज़िंदगी में, लेकिन डिफरेंट किस्म के होंगे। दोस्तों चैलेंजेस तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आपको बहुत सारे मसाइल और आपका मेंटल होराइजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब इनसे पूछते हैं कि जब ये इन्होंने अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट की, तो क्या इनके पेरेंट्स ने इनको फुल सपोर्ट किया था? जब इनके साथ धोखा हो गया तो इनके पैसे ज़ाया हो गए। दोस्तों तो हर माँ बाप के पास ना तो इतने वसाइल होते हैं पाकिस्तान में, ना तो इतने उनके पास सेविंग होती है कि वो बार बार एक रिस्क लें अपने बच्चों के लिए। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके वालिदैन ने कैसे बिहेव किया और क्या इनके वालिदैन ने इनके साथ फुल कोऑपरेट किया ताकि ये बाहर जा सकें। तो आप बताएं आपके वालिद साहब का क्या इम्प्रेशन थे जब वो उनको पता लगा कि आपके साथ धोखा हो गया है और आपका नुकसान हो गया है और आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही हैं, तो आपने अपने माँ बाप को कैसे मनाया? मेरे वाले साहब ने पहले भी 3.5 लाख दिए थे और फिर जब दोबारा मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर मैं कोई एसेट भी बना रहा हूँ तो वो भी इन फ्यूचर आप लोगों का है, और अगर वो पैसा ज़ाया हो जाता तो आपका ही है, तो आप थोड़ा सा एहतियात करें, कोई बंदा चेक करके करें। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वाले साहब से दुआ में भी याद रखता हूँ हर एक अपने मरले में। उन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया। जो मेरी वाइफ हैं, इसका हर एक कह लें कि उन्होंने मैनेज किया, मेरे अम्मी अबू ने और घर वालों ने, भाइयों ने। तो मेरा बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उस हवाले से कि पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते रहें। डेफिनेटली ये एक मुश्किल होता है कि आप अपने बच्चे को दूर भेज रहे हैं, तो माँ के लिए मसाइल थे। जैसे हम मेल थोड़ा सा बहुत चीज़ों को लाइट लेते हैं, कुछ है भी तो कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो मुझे सपोर्ट रही हर हवाले से, कोई प्रेशर नहीं था कि मिलने आओ, कोई प्रेशर नहीं था कि बजाना नहीं लगे रहो। तो मतलब मैं आज़ाद था इस मामले में। तो मुझे जैसी भी सपोर्ट चाहिए वो शुरू में मिलती रही, हौसला देते थे, जॉब नहीं मिली मिल जाएगी, कोई नहीं, आप इसको स्ट्रेस नहीं लेना। यहाँ पे 4-5 लोग अभी तक मैं देख चुका हूँ जिनको जॉबें नहीं मिली, वो स्ट्रेस लेके अपना जो है वो मेंटल इशू हुए और बाद में वो वापस चले गए इतना नुकसान करके। तो आपने घबराना नहीं है। जैसे भी पाकिस्तान में भी हम जॉब लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें पहले दिन ही मिल जाए। हम 150 अप्लाई करते हैं, धक्के खाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तभी मिलता है। वो हमारी अपनी कौम है, अपनी लैंग्वेज है। यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट आपकी रिलीजियस एक पहचान है। तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ अचीव किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें मेरिट पे होती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आपको कुछ ना मिले। तो यहाँ पे आने के बाद आपने अब डिफरेंट कल्चर से अपने दोस्त भी बनाए, या आपने सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में अपनी दोस्तियाँ बनाई और उनके साथ अपने फैमिली रिलेशनशिप्स डेवलप किए, या फिर आप क्या कहते हैं कि एक फैमिली या एक बच्चा जब पाकिस्तान से आता है
तो उसको किस कम्युनिटी से और किस तरह अपने सीनियर से रब्ता करना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जब आप आ रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया आसान है। मैं जब आया था तो मुझे होंगे ग्रुप्स वगैरह पता नहीं था, तो आप सोशल मीडिया में ग्रुप ज्वाइन करें। ऑस्ट्रेलिया के जो भी स्टडी अब्रॉड के ग्रुप हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप यूनिवर्सिटियों के ग्रुप चेक करें तो उनमें लोगों से रब्ता करके चीज़ें पूछ लिया करें। ज़्यादा लोग बताते हैं और कुछ लोग फ़न भी उड़ाते हैं, तो फ़न वालों को आप इग्नोर कर दें और जो सीरियस लोग हैं उनसे आप इनबॉक्स में रब्ता कर लिया करें। और मेरा आपका सवाल था कि दोस्त मेरे सबसे पहले तो जिस क्लास में मैं आया, इंडियन और पाकिस्तानी मुझे लकीली मिल गए, वो मेरे पहले दोस्त थे। उसके बाद में मुझे नाइजीरिया के मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोज़ेज़ मजीब, वापस चले गए वहाँ पे, अपने कंट्री को सर्व कर रहे हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और एक मेरा जूनियर था, विनीत ओस्मान, आपको नाम अजीब लगेगा लेकिन ये मुस्लिम था लड़का, बॉय, बैचलर कर रहा था यहाँ पे। इससे मुझे शुरू में मैंने एक दिन पूछा, क्योंकि इंग्लिश भी आपको पता हेजिटेशन होती है, तो मैंने मस्जिद का पूछा, वज़ू का पूछा। तो ये आप ऐसे कह लेंगे जैसे मुझसे छोटा है, मैं आज भी बड़ा मुझसे होती रहती है कभी कभार बात। तो उसने मुझे पूरा गाइड किया, मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई मेरा भाई है तो मुझे लेके जा रहा है। यहाँ पे आप किसी से गाइडेंस मांगें तो पूरा बोलते हैं। आप इंग्लिश अगर गलत बोल रहे हैं तो जैसे पाकिस्तान में आप मजाक उड़ाएंगे, यहाँ से कोई गोरा जाके उर्दू बोलता है कैसे बोल रहे हैं। वहाँ से जब हम यहाँ आते हैं, जब इंग्लिश बोलते हैं तो इनको जब समझ आ जाती है तो ये वही सेंटेंस पूरा रिपीट करके और आगे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपने ये कहा है, तो सिंपली आप यस कर दें, तो आपकी करेक्शन भी हो जाती है, आपकी इंसल्ट भी नहीं होती और आप इम्प्रूवमेंट भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको इन होने से ही पता लगेंगी। तो आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में कोई हलाल फूड का इशू तो नहीं है? आप आराम से इजीली हलाल फूड मिल जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया के 8-10 शहर हैं बड़े, उनमें तो हलाल फूड का कोई इशू नहीं है। कहीं अगर आप विलेज एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक वीगन प्रोडक्ट आती हैं, वीगन, उसमें ना फैट होता है, ना मिल्क होता है, ना एग्स होते हैं, तो वो आप खा सकते हैं कहीं पे भी, सैंडविच वगैरह। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर कुछ सीख के आएँ तो खुद बना लें। ठीक है। तो दोस्तों ये था इनकी कंप्लीट जर्नी, जिनमें इनकी मिस्टेक्स भी थी, चैलेंजेस भी थे, एक्सपीरियंस भी था। इन्होंने अपनी एक एक बात अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने खोल के रख दी है। दोस्तों इनकी बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप काम करने वाले हैं, अगर आप में लगन है और आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप वो हासिल कर सकते हैं। चाहे वो डिग्री करना है, चाहे अब्रॉड में सेटल होना है, तो दोस्तों आपको जॉब भी मिलेगी, आपके पास पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलेगा। दोस्तों आप इस मुल्क में सब कुछ कर सकते हैं अगर आप में विल मौजूद है, अगर आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या सजेशंस हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आना चाहते हैं, और स्टूडेंट्स को क्या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अपने कोर्स, यूनिवर्सिटी या सिटी को चूज करें। तो इस बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करें। इसमें ये है कि जैसे छोटे शहर हैं, गोल्ड कोस्ट वगैरह, ये रीजनल में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो कैनबरा है वो भी रीजनल में आता है। तो अब FSC के फ़ौरन बाद आ सकते हैं, आप एलिजिबल हैं यहाँ पे आने के लिए। उसके लिए आप कॉलेज चूज़ करेंगे और बैचलर डिग्री यहाँ पे स्टैंडर्ड डिग्री है, तो उस पर जॉब लेना भी आसान है। लेकिन आप बैचलर के बाद भी यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे मैं मास्टर में आया हूँ। तो यहाँ पे चैलेंजेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। उनमें पाकिस्तान में मेन आप एजुकेशन गैप ना डालें। आजकल जो वीज़ा मैं देखता रहता हूँ ग्रुप में, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। होता क्या है कि आप डिसीजन FSC आज कर ली है और 2 साल ले लेते हैं डिसीजन लेने में लोग। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कंटिन्यूटी को बहुत प्रेफर करता है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपकी हाई चांस है कि आपको वीज़ा मिले। बाकी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि हामिद भाई, इनका जो द EMT ग्रुप है उसका एक ऑफिस लाहौर में है और एक ऑस्ट्रेलिया में, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और मेरा अगर कोई जानने वाला है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके साथ एटलीस्ट धोखा या ज़्यादती या कोई फ्रॉड नहीं होगा। वीज़ा देना तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर का है, वो हम यहाँ पे रह के भी कई सारे दोस्तों के रिजेक्ट हुए हैं, तो वो इनके हाथ में नहीं होता।
अच्छी फाइल बनाना, मैं देख रहा हूँ ये पूरी एफर्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इनके वीज़े लग रहे हैं, तो आप इनको फोकस करें। आप अपनी रिसर्च के लिए बेशक कहीं और से भी चेक कर लें, आप अपनी तसल्ली के लिए कर लें। मुझे तो यकीन है, मैं अगर अपने फैमिली का, भाई का, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ और बताता हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है कि जहाँ से अच्छा लगे आपको। आपकी बातों का बहुत शुक्रिया, आपने EMT ग्रुप को भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों ये था बेसिक ओवरव्यू अबाउट सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। आप स्टडी पे आ सकते हैं, आपको स्टडी वर्क परमिट ले सकते हैं, कल को आप जनरल स्किल माइग्रेशन के जरिए अपनी PR ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप में विल है तो आप आ सकते हैं, जैसे समीर आ सकते हैं, धोखा खाने के बाद आके अपनी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, अपना फैमिली को सेटल कर सकते हैं और अपनी फैमिली का एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको उसके ऊपर अमल भी करना है। आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास, आप EMT ग्रुप के ऑफिस भी आ सकते हैं लाहौर में। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफिस आना होगा, अपने इंग्लिश का स्कोर हमें प्रेजेंट करना होगा और हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके आपका भी ख्वाब स्टडी अब्रॉड जर्नी को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करते हैं और आपके लिए हम इस तरह के रियल हीरोज के नेक्स्ट पॉडकास्ट भी लाते रहेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आमिर भाई, बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।